Good morning, students. Once again, we are ready to learn the new chapter of political science, that is power sharing. Friends, what is power sharing? First, we would like to study this word. Power means what are the rights that we can exercise. बात यह है, शक्तियां जो होती हैं, शक्तियां कितनी किसके पास है, अगर ज़्यादा किसी के पास आ जाएंगी तो वो उसका दुरुपयोग करेगा, इसलिए उनको एक तरीके से डिवाइड करना होता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द स्ट्रक्चर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेचर मतलब ये जो विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा ये जो होते हैं, जिसमें चुने हुए मेंबर्स जाते हैं और वहाँ ये कानून बनाते हैं. ठीक है, तो ये जो हिस्सा हुआ ये कहलाता है लेजिस्लेचर, मतलब चुने हुए जनता के प्रतिनिधि इसके अंदर रहते हैं, सरकार का मुख्य हिस्सा ये होते हैं. सो दिस इज लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज एंड इन स्मॉल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट some other members, those who are elected by the people. So these comes under this category, legislature. Executives means जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो कानून का पालन कराते हैं. फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट में जो पुलिस से रिलेटेड हैं, और होम मिनिस्ट्री में जो रिलेटेड हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में हैं, ऐसे जितने भी सरकार के डिपार्टमेंट हैं उनके जितने भी ऑफिशियल्स हैं और जो सेक्रेटरी लेवल के हैं वो सब एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. मीन्स जो कानून बनाया गया है उसका पालन कराना, ये सुनिश्चित करते हैं किस तरह से करना है. एंड थर्ड पार्ट इज जुडिशियरी. जुडिशियरी मीन्स न्याय का विभाग जो होता है, कोर्ट्स जो होती हैं. समटाइम्स इफ द डिस्प्यूट कम्स रिगार्डिंग द राइट्स और ड्यूटीज, देन दिस टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स आर सॉल्व्ड बाय जुडिशियरी. मतलब कहीं कोई विवाद की स्थिति आती है तो जुडिशियरी उसका निपटारा, न्याय विभाग जो है उसका निपटारा करता है. तो देश के अंदर पूरी शक्तियां, न्याय विभाग के पास कितनी शक्तियां हैं, आपके लेजिस्लेचर के पास कितनी शक्तियां हैं और एग्जीक्यूटिव्स के पास कितनी शक्तियां हैं, इस तरीके से पूरा होल एक सरकार की शक्ति पूरी इसके अंदर डिवाइड हो जाती है. इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशियरी में. जब ये तीनों सही तरीके से काम करते हैं तभी अच्छे से फंक्शन डेमोक्रेसी कर पाती है. द आइडियाज ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द अपोजिशन ऑफ द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स. इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन हैज द वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज. डेमोक्रेसी में आप जानते हैं जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है, तो जनता खुद इसके अंदर एक मेन पार्ट होती है. इसलिए हर व्यक्ति जो भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है वो अपनी वॉइस को शेप देता है. किस तरीके से कि गवर्नमेंट को एक तरीके से आकार देता है, वो उसको बनाता है और वो फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर शासन करती है. तो देखा जाए तो हर व्यक्ति का इसके अंदर रोल हो जाता है. To understand how democracies handle demand for power sharing, here we are discussing the forum of power sharing in Belgium and Sri Lanka. Power sharing is needed and why it is needed. Some examples we are going to put here. The first example is of Belgium. Let us see what was the scenario in Belgium. क्या स्थिति थी बेल्जियम में, ये हम देखते हैं. तो Belgium was a federal state in Western Europe. It is area-wise and population-wise smaller than the state of Haryana. It has borders with Netherlands, France, Germany, Luxembourg. Its ethnic composition is very complex. बेल्जियम एक छोटा सा फेडरल स्टेट है जो वेस्टर्न यूरोप में है, और पॉपुलेशन के मान से भी वो एक हरियाणा, हमारे यहाँ का जो स्टेट है उससे भी कम पॉपुलेशन उसकी है. इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग से टच होती हैं. इसका जो एथनिक कंपोजिशन है, मतलब जो सांस्कृतिक हिस्सा है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है. क्यों है कॉम्प्लेक्स? लेट अस सी. आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री 59% लिव इन फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज. देखिए, जो पूरा लग्जमबर्ग जो स्टेट है उसकी जो पॉपुलेशन है
वो उसका 59% क्या है, 59% जो पॉपुलेशन है फ्लैमिश रीजन में रहती है, मतलब अर्बन टाइप का जो शहरी होता है उसमें। और डच लैंग्वेज, डच मतलब ये जर्मन और उनसे रिलेटेड लैंग्वेज होती है, तो डच लैंग्वेज वो बोलते हैं 59% लोग। अदर देन 40% लिव इन वालोनिया रीजन। फ्लैमिश रीजन ये वहाँ के हिस्सों को नाम दिए गए हैं, पहला एक फ्लैमिश रीजन है, दूसरा वेलोनिया है। तो वेलोनिया में 40% लोग रहते हैं और इनका क्या है, ये क्या लैंग्वेज बोलते हैं, ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। And then what are remaining portion is 1%, and these 1% people speak French, German। मतलब 59% लोग जो हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं फ्लैमिश रीजन के, और जो वेलोनिया रीजन है उसमें 40% लोग जो बोलते हैं फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी 1% जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। The capital of Belgium is Brussels, where 80% people speak French। अब देखिए, ये तो हमने अलग अलग क्षेत्र बता दिए, लेकिन बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल्स में 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% आपके डच बोलते हैं। आपने देखा कि फ्लैमिश रीजन का जो था वहाँ तो 59% ये बोलते थे डच लैंग्वेज, और 40% वेलोनिया में जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे, लेकिन ब्रसेल्स में तस्वीर फिर बदल गई। मतलब हर जगह किसी और की पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है और भाषा बोलने वालों की, तो ये एक विवाद खड़ा सा होने लग जाता है, क्योंकि भाषा से बड़ा असर पड़ता है, भाषा के हिसाब से लोग फेवरिज्म करने लग जाते हैं। तो वो बड़ी दिक्कत आ रही थी। यहाँ पर ये लैंग्वेज प्रॉब्लम बेल्जियम में खड़ा हो गया था, किसको ज़्यादा राइट मिले, क्योंकि भाषा बोलने वाले वो थे ज़्यादा, कहीं वो ज़्यादा हैं, कहीं डच वाले ज़्यादा हैं। सो व्हाट हैपेंड, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। दिस मेड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री, who got the benefit of economic development and education much later। तो आपने इसमें देखा कि दो कम्युनिटी हैं, एक फ्रेंच है और एक डच बोलने वाली है। तो जो फ्रेंच बोलने वाले थे उनकी स्थिति कमोबेश वो अच्छे रिच पीपल हुए थे और पावरफुल थे, मतलब उनकी चलती थी वहाँ पर। दिस मेड द डच स्पीकिंग पीपल, डच लैंग्वेज बोलने वालों को इससे नाराज़गी थी, क्योंकि उन्हें उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था, और इस तरीके से उनको एजुकेशन में या इकोनॉमिक बेनिफिट्स में उनको फ्रेंच लोगों के बराबर फ़ायदा नहीं था, इसलिए वो उस ग्रुप से नाराज़ होते थे। अब ये नाराज़गी के दो ग्रुप बने और उनमें आपस में टेंशन तो बनेगा ही। तो सोशल डिस्पैरिटी, टेंशंस बिटवीन द फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी। आप देखिए, मैंने यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है टेंशन, इसमें ए में टेंशंस बिटवीन फ्रेंच एंड डच कम्युनिटीज। ये फ्रेंच और डच कम्युनिटीज थी, इनमें आपस में टेंशन खड़े होने लगे। द सोशल डिस्पैरिटी लेड टेंशंस बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 60s। 50s से 60s के बीच में इन दोनों कम्युनिटीज में बहुत ज़्यादा टेंशन डेवलप हुए। दिस टेंशन वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स विद अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रसेल्स में ये टेंशन ज़्यादा था और एक विशेष समस्या वहाँ पे थी। क्या? It was that Dutch speaking people constituted majority in the country but minority in the capital। बड़ा आश्चर्यजनक बात थी कि डच लोग जो थे, डच लैंग्वेज स्पीकिंग जो लोग थे, उनकी पॉपुलेशन कहाँ, पूरे देश में तो ज़्यादा थी, लेकिन जो कैपिटल थी, कैपिटल में डच वाले कम थे और फ्रेंच वाले ज़्यादा थे। तो ये एक तरह से बड़ा विरोधाभासी था, क्योंकि कैपिटल में वो उन लोगों की चलती थी और बाकी देश में वो चला पाते थे, तो डच लोगों को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता था जितना कैपिटल में जो रहने वाले लोग थे वो उसका फ़ायदा उठाते थे। द बेल्जियन लीडर्स एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट और फिक्स किया जाता है ये हम देखते हैं। द बेल्जियम लीडर्स टुक डिफरेंट पाथ इन रिकॉग्नाइजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ regional differences and cultural diversities in the country।
बेल्जियम के जो लीडर थे उन्होंने ये महसूस किया कि कल्चर और जो उसके रीजनल एरियाज वाइज जो हैं लोग हैं, स्पीकिंग लैंग्वेज हैं, उनके कल्चर हैं, उसमें ये डाइवर्सिटीज़ उन्हें दिखाई दी कि ये डाइवर्सिटी है और इसमें बड़ी मुश्किल आएगी। बिटवीन 1970s एंड 1993 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज अमेंडेड 4 times, और उस असमानता को दूर करने के लिए बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए। फॉलोइंग अमेंडमेंट्स विच द बेल्जियम लीडर्स वर्क आउट टू एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। ये आपको पॉइंट्स में अभी दिखाता हूँ जिसमें किस तरीके से उन्होंने ये पूरा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी equal in the central government. Some special laws require the support of majority members from each linguistic group. Thus, no single community can make decision unilaterally. What did you see कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहला ये संशोधन हुआ कि चाहे फ्रेंच और डच दोनों ही स्पीकिंग लैंग्वेज वाले हैं जो हैं उनके राइट्स इक्वल होंगे, और कुछ स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सम स्पेशल लॉज बनाए गए जिसमें मेजॉरिटी मेंबर्स के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस को भी मान्यता दी गई और उनको भी अधिकार दिया गया। सेकंड अमेंडमेंट क्या था? द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मोर पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन to the state government of 2 regions of the country. State governments are not subordinate or to the central government. Central government की subordinate government नहीं रहेंगी, मतलब उनका वो एक काम करने वाला दूसरा हिस्सा मान करके उनको निचला हिस्सा मान करके चला जाए। ये subordinate मतलब उनके सहयोगी सरकारें नहीं होंगी, उनके भी पावर्स, उनके भी अधिकार होंगे। मोर पावर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ज़्यादा अधिकार उनको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए। 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब 2 रीजन्स जो थे, फ्लैमिश रीजन और वेलोनिया, उनमें सब में दोनों में अलग अलग तरीके से उनको अधिकार दिए गए। मतलब राज्य सरकारों की अधिकार की भी बढ़ोतरी उसमें की गई। केवल केंद्र सरकार के पास ही रहेगा और केंद्र सरकार एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वालों की होगी, ऐसा नहीं। Brussels has a separate government in which both the Dutch and French-speaking peoples have equal representation. ब्रसेल्स में आपने देखा कि 2 कम्युनिटी तो हर जगह थी, लेकिन ब्रसेल्स के अंदर जो सरकार बनी उसके अंदर दोनों कम्युनिटी, चाहे डच कम्युनिटी हो चाहे फ्रेंच कम्युनिटी हो, दोनों को बराबर अधिकार, बराबर राइट्स, रिप्रेजेंटेशन दिया गया। Apart from the central and the state government, there is a third kind of government, the community government. It is elected by the people belonging to one language community. देखिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी, इन दोनों गवर्नमेंट के अलावा कम्युनिटी गवर्नमेंट भी उसमें एग्जिस्टेंस में आई, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या हुआ? इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के द्वारा ही उस कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुना जाएगा। द गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, और इसमें कल्चर से, एजुकेशन से, लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। ये ऐसा मसूदा उसमें प्रपोजल बनाया गया। बेल्जियन मॉडल वाज हैज वर्कड वेल सो फार which avoided civic strife between the 2 major communities and country remains united. Brussels was chosen as the headquarter of European Union from the very beginning. इस तरीके से उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, और 2 कम्युनिटीज़ के बीच में जो बाधा आ गई थी, एक हिंड्रेंस आ गया था जिससे कंट्री की प्रोग्रेस, डेवलपमेंट में असर हो सकता था, उसको सॉर्ट आउट किया गया। दोनों कम्युनिटीज़ को बराबर राइट्स दिए गए, अलग अलग रीजन में, और जो मैन कैपिटल थी उसमें भी। इस तरीके से हमने पाया कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को, जिसमें लैंग्वेज और आपका दूसरे इश्यूज़, उनके कल्चर से संबंधित इशू आ रहे थे, उनको सॉल्व करके और
उन्होंने अपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। नाउ द सेकंड एग्जाम्पल दैट वी सी श्रीलंका। What happened in Sri Lanka? Sri Lanka is an island nation in the Indian Ocean. It is just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. Sri Lanka has a diverse population of about 2 crore people, with 74% being Sinhalese and 18% Tamil. श्रीलंका की डेमोग्राफी अगर हम देखें तो इंडिया से बहुत थोड़ी सी कुछ किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है, और वहाँ पर 74% जो हैं वो सिंहलीज मतलब ये एक कम्युनिटी है जो नेटिव हैं श्रीलंका के, और रिमेनिंग 18% जो हैं वो तमिल पीपल्स थे जो तमिलनाडु, जो हमारा एक स्टेट है, वहाँ से वहाँ जा कर के बस गए थे। अब ये दो कम्युनिटीज सिंहलीज और तमिल्स के बीच में बहुत ज़्यादा अधिकारों के लेकर लड़ाई हुई और बहुत दिक्कतें गई। हम देखते हैं क्या क्या होता है। तमिल्स हैव 2 सब ग्रुप्स। अच्छा, तमिल भी 2 ग्रुप में बढ़ गए। श्रीलंकन तमिल्स नेटिव ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। दे constitute 13% of population and are concentrated in the northeast of Sri Lanka. 13% तमिल का एक ग्रुप जो था जो श्रीलंका के ही वासी थे, और वहीं से उन्होंने तमिल जो जाति है उससे वो बिलोंग करते थे, लेकिन वो प्रॉपर बेसिक नेटिव्स जो थे वो श्रीलंका के थे। तो ऐसे तमिल जो थे वो कितने परसेंट, 13% थे पूरी पॉपुलेशन का, एंड आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ श्रीलंका। उत्तर और पूर्वी इलाकों के अंदर ये बसे हुए थे। Most of Sinhala speaking people are Buddhist, while most Tamils are Hindus or Muslims. जो सिंहलीज थे, जो सिंहली भाषा बोलते थे, वो बुद्धिस्ट थे, और उनमें से इसके अलावा जो तमिल थे वो आइदर हिंदूज या फिर मुस्लिम्स थे। इंडोनेशियन तमिल्स भी थे इनमें। द तमिलियंस whose forefathers come from India as plantation workers during the colonial rule and settled in Sri Lanka called Indian Tamil. प्लांटेशन वर्कर के रूप में जिनको इंडिया से लाया गया और वो यहाँ पर रह गए और यहीं बस गए, वो इंडियन तमिल हुए। इंडियन तमिल, मैंने इंडोनेशियन गलत बोल दिया था, ये इंडियन तमिल की बात कर रहा हूँ। These are about 7% Christian who are both Tamils and Sinhala. There are, यहाँ पर 7% ऐसी पॉपुलेशन है जो क्रिश्चियन है, who are both Tamils and Sinhala, जो तमिल या सिंहली भाषा दोनों बोलते हैं, और 5% पॉपुलेशन जो है वो इंडियन तमिल इनकी है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल ये 2 हिस्सों में बटे हुए थे, तमिल्स ग्रुप भी, और 18% जो तमिल थे उनमें से 7% जो हैं वो क्रिश्चियन और वो तमिल या सिंहली भाषा बोलते थे, और 5% पॉपुलेशन जो थी वो इंडियन तमिल की, जो श्रीलंका में बसे हुए थे, जो प्लांटेशन वर्कर की तरह से उनको यहाँ से ले जाया गया था। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब होता क्या है, जिस तरीके से मेजॉरिटी होती है जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी की, उसका बोलबाला रहता है, तो श्रीलंका में भी यही चीज़ हुई। मीन्स जहाँ पर मेजॉरिटी में ज़्यादा लोग हैं वो अपने हिसाब से रूल करते हैं। तो श्रीलंका में यही स्थिति बनी थी कि जब 1956 में सिंहली जो लोग थे उन्होंने, पहली बात तो ये हुआ कि 1948 में जैसे इंडिया आज़ाद हुआ, पहले इंडिया के साथ श्रीलंका था, और 1948 में श्रीलंका इंडिया से अलग हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो सिंहलीज जो ज़्यादा संख्या में थे उन्होंने अपना एस्टैब्लिश कर लिया, अपनी गवर्नमेंट अपनी बना लिया, और अब खुद ज़्यादा पावर में, वर्चस्व में आ गए। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा काम किया। 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें सिंहला भाषा जो थी उसको मैन ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। तो इस तरीके से उन्होंने
तमिल लैंग्वेज और तमिल पीपल को डिसरिगार्ड किया। तो गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहला's application for applicants for university positions and government jobs। इसमें साथ ही साथ उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में और जो मुख्य पोजीशंस थी वहाँ पर जो सिंहलीज थे उनको ज़्यादा तरजीह दिया, उनको वैल्यू किया। A new constitution stipulated that the state shall protect and promote Buddhism। साथ ही साथ संविधान में ये हो गया कि बुद्धिज़्म को एक प्रोटेक्शन अलग से दिया जाएगा दूसरे धर्मों की तुलना में। तो इस तरीके से वो दूसरे धर्म और लोगों के लिए डिसरिगार्ड था। स्टिपुलेटेड मतलब इन्होंने एक तरह से उसको अपने हिसाब से पूरा लिख दिया। द गवर्नमेंट फॉलोड all these government measures gradually increased and feelings of alienation among Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. The relation between Sinhalas and Tamil communities became strained over time। क्या स्थितियां बनी जब तमिल लोगों को ये लगा कि सिंहलीज अपना प्रभाव जमाते जा रहे हैं, अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे हैं और अच्छे पदों पर और अच्छी जगहों पर सिंहलीज की अपॉइंटमेंट हो चुकी है सरकारी जॉब्स वगैरह में। तो इससे तमिल बड़े नाराज़ हुए और उन्हें लगा कि उनका कल्चर, उनकी जाति, उनके लोगों को सबको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ उनका धर्म और ये सब उनके खतरे में पड़ गए हैं। तो इस तरीके से दो कम्युनिटीज़ जो सिंहलीज और तमिलियंस की थी उनके बीच में भेदभाव, मनमुटाव बढ़ गया। द स्ट्रगल्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। अब श्रीलंकन के जो तमिल्स जो थे उनके स्ट्रगल का दौर चालू हुआ। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज and struggles for recognition of Tamils as official language. They demanded regional autonomy and equality of and opportunity to securing education and jobs. But their demand was repeatedly denied। श्रीलंकन तमिल्स ने अपने जो अधिकार थे उनके लिए स्ट्रगल करना चालू किया और उन्होंने श्रीलंकन लैंग्वेज जो तमिल लैंग्वेज थी उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए दबाव डाला। उन्होंने मांग किया कि रीजनल ऑटोनॉमी में मतलब क्षेत्रीयता के आधार पर उन्हें एक विशेष जगह पर अलॉट किया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, और सरकार में जॉब्स और एजुकेशन प्राप्त करने में भी उनके लिए कुछ रिजर्वेशन या ऐसी स्थितियां हों जिससे कि वो अपने कम्युनिटी को डेवलप कर सकें। लेकिन उनकी ये मांग डिनाई कर दी गई, मतलब न मानी नहीं गई, इनकार कर दिया गया मानने से। बाय द 1980s several political organizations like LTTE, Liberation Tamil Tigers of Tamil Eelam, were formed demanding an independent Tamil Eelam। ये जो LTTE एक संगठन बना तमिलों का, लिबरेशन तमिल टाइगर इलम इसका नाम था, इसका शॉर्ट फॉर्म है LTTE, और उन्होंने डिमांड किया कि इंडिपेंडेंट तमिल इलम मतलब तमिल स्टेट का एक निर्माण हो जिसमें केवल तमिल लोग रहें। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, इसमें नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट जो श्रीलंका के थे उनमें इन्होंने ये मांग की। बट द डिमांड वॉज रिपीटेडली डिनाइड, लेकिन उन मांगों को मानने से इनकार कर दिया गया। और नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में श्रीलंका के उन्होंने तमिल इलम मतलब तमिल स्टेट की स्थापना करने की भी मांग रखी। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज सून टर्न्ड इनटू सिविल वार, और ये दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो भेदभाव चल रहा था वो एक युद्ध की स्थिति में निर्मित हो गया। The result of struggle, the civil war resulted in the killing of thousands of people of both the communities। दोनों सिंहलीज और तमिलियंस सिविल वार के अंदर बहुत सारे हजारों लोग मारे गए। This civil war was caused the terrible setback
to the social, cultural and economic life of the country. जो देश की आर्थिक स्थिति थी, सांस्कृतिक स्थिति थी, टूरिज्म वगैरह था, सब इसमें इसको बड़ा सेटबैक हुआ, मतलब बहुत नुकसान हुआ। सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो गई। Many families were forced to leave the country as refugees and lots of people lost their livelihood. बहुत सारे तमिल जो शरणार्थी थे वो वहाँ से छोड़कर यहाँ भारत आ गए। उनको अपना देश श्रीलंका छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिविल वार, गृह युद्ध की स्थितियाँ हो गई और एक कम्युनिटी दूसरे पर हमले करने लगी और इसमें कई लोग मारे जाने लगे, तो कई लोगों का रोजगार वगैरह भी इसमें चला गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं श्रीलंका में दो ग्रुप थे, सिंहलीज और तमिल, और उनके बीच में बड़ा अधिकारों को लेकर के लड़ाई हुई। सिंहलीज ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, अपने पावर्स गेन कर लिए, और तमिल्स को बुरी तरह से नीचा दिखाने के लिए उन्होंने उनकी भाषा को भी नीचा दिखाया, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज को काउंट नहीं किया, और साथ ही साथ अच्छे पदों पर नियुक्ति भी सिंहलीज की हुई, तमिल्स की नहीं हुई। तो इसमें एक गृह युद्ध के अंदर स्थिति निर्मित हो गई, सिविल वार हो गया दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए। और इसमें थोड़ा सा मेरी तरफ से मैं ऐड करके बता दे रहा हूँ कि भारत को अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजना पड़ी थी, और वहाँ पीस कीपिंग फोर्सेस भेज करके दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में उन्होंने एक सीज़ फायर करवाया, और उसके बाद ये स्थितियाँ बनी कि किसी भी तरीके से दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बनाया जाए कि दोनों को बराबर हिस्सा मिल सके। तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। अब नीड ऑफ पावर शेयरिंग, ये क्या होता है, पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों होती है? आप देखिएगा इसके अंदर ये टॉपिक आपके सामने आ गया है। मैंने आपको बताया था कि पावर शेयरिंग अगर नहीं होती है तो किसी भी डेमोक्रेसी या कोई भी सिस्टम हो उसको सही तरीके से हम चला नहीं सकते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसमें दो चीज़ें। द डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन रिफ्लेक्ट्स द नीड ऑफ पावर शेयरिंग। क्या कारण होते हैं? उसमें से पहला कारण है प्रूडेंशियल, और ये फर्स्ट रीजन आपको किस तरह से है ये मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट better outcomes. Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflicts between social groups. Since social conflicts often leads to violence and political instability. हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग अगर ना हो तो कम्युनिटीज़ के बीच में इसको लेकर के दुश्मनी हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, और वो पूरे देश की सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन को सेटबैक करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी होता है। देश में जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर तो हर स्टेट की एक अपनी कम्युनिटी होती है। अगर हम पावर शेयरिंग बराबर ना करें तो क्या होगा? दिक्कत आ जाएगी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी राज करने लग जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम सबको बराबर प्रतिनिधित्व देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हमारे यहाँ है। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। एक ये एक रास्ता होता है पावर शेयरिंग, जिसके द्वारा हम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देश में बना कर रखते हैं। राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती, आंतरिक उसको टूटने का खतरा नहीं होता। Apparently imposing the will of majority community over other, और मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो रहती है वो अपनी इच्छाएं दूसरों पर थोप देती हैं और वो उन पर राज करने लग जाते हैं। May look like an attractive option, but in the long run it undermines the unity of nation. क्या होता है, कभी कभी ये जो पावर शेयरिंग अगर ढंग से ना हो तो ये एक मेजॉरिटी द्वारा फिर रूल होने लग जाता है पूरा नेशन, और वो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। लंबे समय में देश की एकता के लिए खतरा बन जाता है। Tyranny of majority is not only oppressive
For the minority community, sometimes it brings ruin to the majority class itself. ये जो टायरानी ऑफ मेजॉरिटी है, मतलब मेजॉरिटी के द्वारा जो एक तरह से अपना वर्चस्व जमाना जो होता है, वो बड़ी दिक्कत आती है, ऑप्रेसिव हो जाता है माइनॉरिटी क्लास के लिए, क्योंकि वो उसमें प्रोग्रेस नहीं कर सकते. समटाइम्स इट ब्रिंग्स ruins टू द मेजॉरिटी क्लास इटसेल्फ. और कभी कभी ये इस तरह की गतिविधि जो मेजॉरिटी क्लास है उसी को ही बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती है. देन मोरल, द सेकंड रीजन क्या है आप देखिएगा. सेकंड रीजन में ये लिखा हुआ है मोरल क्या होता है. इट एम्फसाइज दैट very act of power sharing is valuable. Power sharing is very spirit of democracy. अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो उसकी मैन स्पिरिट ही वही होती है कि पावर शेयरिंग एक व्यक्ति विशेष या कम्युनिटी विशेष के हाथ में न होकर के पूरे लोगों के हाथ में होनी चाहिए और पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज़्यादा वेटेज ना दिया जाए. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी governed. A legitimate government is one where citizens also participants can acquire a stake in the system. डेमोक्रेसी का सही मतलब ही यही है कि लोगों को अपने अधिकार का ज्ञान हो और वो उन अधिकारों के द्वारा बाकी चीज़ों को गवर्न कर सकें. और लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो होती है, सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन कैन एक्वायर ए स्टेक इन सिस्टम. अगर सही डेमोक्रेसी सही रूप में फॉलोड होती है तो हर किसी का ध्यान रखा जाता है, हर किसी के कल्चर, उसकी भावनाओं को, उसकी लैंग्वेज को, उन सब का ध्यान रखा जाता है. और इस तरीके से ये होना नीड के अंदर ये बताया कि सेकंड रीज़न कि मोरल जो है वो मतलब हमें नैतिकता के आधार पर हर किसी को बराबर नेतृत्व दिया जाना चाहिए. तो इस तरह से हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग की नीड क्यों होती है. हमने दो रीज़न पढ़े, एक प्रूडेंशियल और दूसरा मोरल. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. मैं आपको यहाँ तक बता रहा हूँ. अगले टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करूँगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, फेडरल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, कंडीशन, कोएलिशन गवर्नमेंट एंड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स. इस तरीके से हम ये बाकी बचे हुए टॉपिक को फिर से देखेंगे बाद में अगली बार के टर्म में. तब तक के लिए थैंक यू. और आप लोग जो बता रखा है इसको पूरा घर पे इस लेसन को पूरा पढ़ें, चैप्टर को, ताकि आप उसको पढ़ने के बाद मैंने जो बताया है उसको आप अच्छे से समझ सकेंगे. थैंक यू.